आपके पास लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे, अकॉर्डिंग टू दोस क्वेश्चंस हमने क्या किया था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उठाया था, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाला था, बैलेंस शीट उठाई थी, और क्या निकाला था? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाला था। फिर कुछ छुटके छुटके क्वेश्चंस भी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड करे थे, और मैंने कहा था कि वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन उनको खुद करना। आज भी मेरा स्टैंड वही रहेगा। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे, और फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो पहले जरा देखें कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो कौन कौन से हो सकते हैं, आउटफ्लो कौन कौन से हो सकते हैं, फाइनेंसिंग के इनफ्लो कौन से हो सकते हैं, आउटफ्लो कौन से हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सी द डॉक्यूमेंट। क्या ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट विजिबल है सभी को? कैन यू सी दिस? ऑनलाइन में बताइए मुझे, ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट विजिबल है सभी को? यस सर। पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए, 4। पेज नंबर 4 खोल लीजिए। पेज नंबर 4 खोल लीजिए फटाफट से। ये देखिए, देख लें। इनफ्लो, अगर हमने इन्वेस्टिंग में बोला तो क्या क्या होगा? सेल ऑफ मशीनरी होगी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होगा, सेल ऑफ फर्नीचर फिक्सचर होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा वो वाला, एंड सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर आप बेचेंगे तो क्या कहलाएगा? आपका इनफ्लो कहलाएगा। किसका इनफ्लो कहलाएगा? इन्वेस्टिंग का कहलाएगा। दूसरा इन्वेस्टिंग वही है। तुम्हारे नोट्स कहाँ है भाई? बहुत बढ़िया। एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखिए आप, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ये आपने पढ़ा था जब हमने थ्योरीज के बारे में डिस्कशन में लाए थे। तो जो पॉजिटिव आइटम होंगे उनको ऊपर की तरफ रख देंगे, आउटफ्लो वाले आइटम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, एक और, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया था, उसने हमें पैसा वापस कर दिया, हमारे लिए क्या इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है? हमने इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था हमें, किसका? मशीनरी का, प्लांट का, बिल्डिंग का, जब लॉस बाय फायर वगैरह कुछ हुई थी। तो मतलब अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी एक्सीडेंट में खराब हो गई, उसका हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो मिला था, तो जब हमने ऊपर यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में उसे माइनस किया था, यहाँ पर आके हमने उसे प्लस किया। तो एडिशन में ये सब चीजें चलती हैं। पेमेंट क्या होगी? परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी की सारी चीजें। अगर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बढ़ रहे हैं तो मतलब परचेज है, अगर घट रहे हैं तो मतलब क्या है? सेल है। अब एक बात समझना, सपोज मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू अगर 20% तक घट जाए तो उसे डिप्रिसिएशन लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर 20% से ऊपर चली जाए तो उसे सेल, सेल सेल, घट जाए, सेल। मशीनरी घटेगी तो मतलब क्या होगा? आपने बेच दी, बेच दी तो पैसा आया, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहलाएगा। हाँ 20%, लेकिन आपके बोर्ड, आपके पेपर में क्लैरिटी होती है। इनकम टैक्स एक्ट जो होता है ना, वो 30% तक को मान लेता है डिप्रिसिएशन। 20% तक डिक्रीज अगर आपका हो रहा है तो उसे सेफली आप डिप्रिसिएशन मान सकते हैं। अदरवाइज उसके बियॉन्ड जो जा रहा है उसको आप सेल मान लें। लेकिन जो भी माने नोट दे के लिखें, ठीक है? क्वेश्चन में क्लैरिटी होती है, एम्बिग्यूटी के साथ क्वेश्चन नहीं आता है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स, परचेज ऑफ नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट्स अदर देन शॉर्ट टर्म, जो कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड, उनको छोड़ के। परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये खरीद लिया, आउटफ्लो। ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, आपने लोन एडवांस दे दिया लॉन्ग टर्म वाला, ये वाला पार्ट। और कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ तक टैक्स ऊपर ऐड होता है, नीचे अपनी जगह पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। हमने थियोरेटिकल क्लासेस में डिस्कशन पे लाए थे। बस इतना ही होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग की तरह थोड़ी है कि पहले आप नेट प्रॉफिट निकालो, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जोड़ो, फिर नॉन रिसीव माइनस करो, फिर बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज करंट लायबिलिटी, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर माइनस टैक्स, फिर माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना। सीधा प्लस सीधा माइनस, सीधा इनफ्लो सीधा आउटफ्लो, बस इतना ध्यान देना होता है। ऐसे ही अगर हम चलते हैं अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले ली, क्या है भाई? इनफ्लो है हमारे।
इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, ये भी क्या हमारा फाइनेंसिंग का इनफ्लो है। इसी तरह से अच्छा एक बात समझ लेना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सपोज आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, तो डिबेंचर की वैल्यू बैलेंस शीट में क्या दिखेगी, 4 लाख से बढ़कर 5 लाख दिखेगी। लेकिन वो डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किए, तो क्या होगा, और 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो सुन तो लो, वो तो है, लेकिन इनफ्लो एग्जैक्टली कितना होगा, 1 लाख रुपए के डिबेंचर बढ़े, उसमें से 20% कट के 80,000 ही तो बढ़ा। एक्चुअल कैश कितना बढ़ा, 80,000 बढ़ा ना, तो हम क्या करेंगे, इनफ्लो में कर देंगे 1 लाख, आउटफ्लो में कितना कर देंगे, 20,000 माइनस। बट डिस्काउंट घटाएंगे ना, हमें तो कैश का फ्लो देखना है ना, हमें लाइबिलिटी एसेट थोड़ी देखनी है। हाँ, ब्रैकेट में करके 1 लाख माइनस 20 करके आउटर कॉलम में 80,000 दिखा दो, बिल्कुल दिखा सकते। हाँ, रफ टाइप का होगा। नेट जो नहीं दिखा दीजिए ना, ट्रीटमेंट देखता है एडजस्टमेंट एग्जाम में, 1 लाख में से 20 माइनस कर दिया, 80,000 का आउटफ्लो दिखा दिया, काम खत्म, चल गया। नहीं तो 1 लाख का इनफ्लो, 20,000 का आउटफ्लो, फिर भी नेट रिजल्ट क्या रहेगा आपका, 80,000 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड इंटरिम एज वेल एज फाइनल। इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, आउटफ्लो, फाइनल डिविडेंड पे कर दिया, आउटफ्लो। अगर डिविडेंड प्रपोज दे रखा है तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का। अगर वो प्रपोज प्रीवियस ईयर का है तो उसी को हम प्रपोज मान के उसी की पेमेंट कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह वो प्लस माइनस हो जाएगा। और अगर प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है, उसका कुछ करना ही नहीं है, वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, कहीं उसका सीन में आएगा नहीं, सीन में। डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं दिया जाता। ऐसे ही इंटरेस्ट, कुछ भी हो चाहे, आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, मार्केट में 2,000 का चल रहा है, डिविडेंड 10 रुपए पे दिया जाता है, वो 75,000 50,000 पे 5,000 पे नहीं दिया जाता। तो मार्केट प्राइस कुछ भी चल रही हो, इट इज इररिलेवेंट। डिवेंचर 100 रुपए का है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। डिवेंचर मार्केट में 500 रुपए का बिक रहा है, या 150 रुपए का बिक रहा है, या 80 रुपीज का बिक रहा है, से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। इंटरेस्ट विल नेवर बी कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस, डिविडेंड विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। बस इतना ध्यान रखेंगे इसका। बेटा बोला तो सेम है तुम्हें, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर पे ना मैं भी आऊंगा, अभी थोड़ा सा जब हम इसको कंक्लूड करें, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएंगे, तब मैं प्रीमियम वाले पार्ट पे लेके चलूंगा आपको, कि प्रीमियम आपने इशू के टाइम पे डिसाइड करा था, प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलता है। और आगे चलते हैं, इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, फाइनल डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इक्विटी डिविडेंड पेड, तो एसेंशियली प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो तो उससे पहले प्रेफरेंस वालों को भी तो डिविडेंड दोगे, ऐसा चलता है। और इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, उसमें भी तो पैसा निकलता है हमारा। और डिविडेंड टैक्स, याद है ना, टैक्स के 3 ट्रीटमेंट बताए थे, ऑपरेटिंग वाला, इन्वेस्टिंग वाला और फाइनेंसिंग वाला। ऑपरेटिंग वाला ऑपरेटिंग कहलाता है, इन्वेस्टिंग वाला कैपिटल गेन टैक्स है, और ये वाला कहलाता है डिविडेंड टैक्स। बस, तो फाइनेंसिंग भी पूरा हो चुका है। अब जो नीचे नोट में दिख रहा है ना, प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, ये अभी नहीं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेंगे, तब मैं इसकी तरफ आऊंगा आपको लेके। बट डिवेंचर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है सब लोगों ने, इसको समझने में रत्ती भर परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले हम जान ले चीजें कैसे मूव करती हैं। तो चलिए जरा, अब कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग लेके चलते हैं, जिससे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का हमें हल्का फुल्का सा आइडिया होगा। एंड देन आई टेक वन फुल फ्लेज क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन इन्वेस्टिंग का लेके चलूंगा, एक फाइनेंसिंग का लेके चलूंगा, और फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चलूंगा बिना एडजस्टमेंट का, सिंपल फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको कैश फ्लो बनाना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों वाला। तो चलिए बुक खोलेंगे फटाफट से अपना और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू, लिख लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट, या प्लीज बातें मत करो, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये। इसके बाद लिखा प्लस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, वही 4 लाइन की जगह छोड़ दी, माइनस नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, जगह छोड़ दी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लस
डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी जगह छोड़ दी, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कर दी। ठीक है, यहां लिख दिया क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर दिया टैक्स और छोड़ दिया यहाँ पर ऑपरेटिंग खत्म। यही तो हेड थे ऑपरेटिंग के, याद करो, यही हेड से हम ऑपरेटिंग लेके चल रहे थे। इधर बी पे लिख दिया हम लोगों ने इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ी 5-6 लाइन की जगह छोड़ दी सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बस इतना छोड़ दिया। और वर्किंग नोट में क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बस इतना। पूरा फॉर्म आपका, पूरा आपके पास स्केलेटन रेडी है। पहले हम यहीं तक करते थे, अब हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में डाल देंगे, हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब आप देखिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करूंगा, मैं आपके सामने एडजस्टमेंट्स करानी शुरू करूंगा, एंड देन वी आर रेडी फॉर फुल फ्लेज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट। तो सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। ठीक है, चलिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आज डिस्कस कर लें, और टैक्स और डिविडेंड वाले वो आज हो जाए या अगली क्लास तक हो जाए, ताकि आप एडजस्टमेंट से वेलवर्स हो जाए। फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से, क्वेश्चन सॉल्व करना तो अभी आ जाएगा आपको फुल फ्लेज। चलिए, 39 क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो गया। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, वी कैन हैव बड़ी क्लासेस। नंबर 1, सबसे पहले उठाते हैं शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट का पहला आइटम उठाइए, क्या लिखा, शेयर कैपिटल। ऑनलाइन में प्लीज, आई थिंक सोनाक्षी या भविष्य, बाकी लोग सब ध्यान दे पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं अभी। सिमल, यस सर। 39 क्वेश्चन ऊपर लिखा है बेटा, पढ़ लिया करो, देखो ऊपर 39 लिखा हुआ है। वी आर डूइंग 39। पहला आइटम शेयर कैपिटल, एक एक आइटम उठाइए और जज करिए कि क्या वो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग में से क्या है। शेयर कैपिटल इज व्हाट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है बता माधव। शेयर कैपिटल इन्वेस्टिंग है, बोलो भाई। हाँ ना, नहीं इन्वेस्टिंग तो है नहीं, ऑपरेटिंग है ना, नहीं ऑपरेटिंग भी नहीं है, तो फाइनेंसिंग ही होगा फिर। ऑपरेटिंग है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसी एक्टिविटी जो आपके डेट और इक्विटी की प्रोपोर्शन को बदल दे, फाइनेंसिंग कहेंगे। इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर। तो जब भी रिजर्व सरप्लस बदल जाए, रिजर्व में इंक्रीज डिक्रीज आ जाए तब, तो या फिर आपकी इक्विटी शेयर में इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, या प्रेफरेंस में इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, तो फाइनेंसिंग की तरफ चलना शुरू करेंगे आप। और लेकिन रिजर्व वाला इंक्रीज डिक्रीज तो आपको ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्ट करना होता है। इंक्रीज इन रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व वाली चीज होगी ना, वो वहां जाता है, इसलिए यहाँ नहीं आता। आएंगे ना बेटा, एक एक करके लेके चलेंगे। मैंने कहा था कि इसकी पहली क्लासेस देख लेना, तो देखो ना फिर बेस तो चलो ठीक है, आ जाओ अभी देखो। शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़कर 250 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। तो मैं फाइनेंसिंग में चले जाऊंगा यहाँ, प्लस शेयर कैपिटल कितना बढ़ गया, 50,000। इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग में डाल दिया, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व सरप्लस, ये कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस, वो 82 से कितना हो गया, 183। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना बन जाएगा, 183 माइनस 82,000 कितना है, 1,01,000। ये अपनी जगह पे चला गया। बैलेंस शीट के आइटम एक ही जगह जाते हैं, एडजस्टमेंट्स दो जगह जाती हैं। कोई भी एडजस्टमेंट होगी कैश फ्लो में भी दो जगह इंपैक्ट पड़ेगा उसका, इसका ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। तो शेयर है कैपिटल हो गया आपके पास, रिजर्व सरप्लस भी हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपके पास, दिख रहा है, 15% डिवेंचर। नोट कर लो भाई पहले, यही बोलूंगा, पहले नोट कर लो। आई मूव स्लो, आई मूव स्लो, नो नॉट अ प्रॉब्लम। ये नोट कर लीजिए, शेयर कैपिटल। हाँ बोलिए, चला गया, बोलो बोलो हाँ या ना, चला गया। डॉक्टर कौशिक समझ में आ रहा है कुछ, आगे बढ़े हम थोड़ा सा।
15% डिबेंचर, दो चीजें हैं। 15% मतलब इंटरेस्ट लगना है, 15% इंटरेस्ट लगना है। इंटरेस्ट का लगने का मतलब समझ रहे हो, इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट। दूसरा ये देखेंगे डिबेंचर बढ़ा है या घटा है, बताइए कौशिक क्या हुआ है, डिबेंचर बढ़ा है या घटा? बढ़ा है। डिबेंचर बढ़ने का मतलब हमने क्या कर दिया, डिबेंचर इशू करे, फाइनेंसिंग का इनफ्लो प्लस 15% डिबेंचर्स, कितना, 30,000 रुपए का। ये काम यहाँ पर हो गया पूरा। अच्छा, अब एक चीज और बताइए मुझे। हाँ बोलो बेटा। अभी इंटरेस्ट पे तो नहीं आया ना, मैं अभी तो मैंने डिबेंचर का करा है ना। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट पे। अब देखिए डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा, या तो ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा या क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। अब हम किस पे लगेंगे, हमारे पास तो कोई क्लैरिटी नहीं है। आप मुझे बताइए कम इंटरेस्ट किस पे लगेगा यहाँ, 50 पे। तो अगर 50 पे इंटरेस्ट लगना है तो मेरी अजम्पशन क्या होगी कि डिबेंचर हैज बीन इशूड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। डिबेंचर अगर साल के आखिर में इशू होते हैं तो इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा, और डिबेंचर अगर साल के शुरू में इशू होते हैं तो इंटरेस्ट क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। कैसे, जरा समझिए। 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2023 है, 15% डिबेंचर है, ये 80,000 का है और ये 50,000 का है। अब जरा समझिए, अगर डिबेंचर इस दिन इशू होते तो इसी दिन डिबेंचर 50 से बढ़कर 80 हो जाते, पूरा साल 80 हमारे पास रहा, 80 का 15% इंटरेस्ट लगता। ठीक है, क्या असम्पशन बनती है, अगर डिबेंचर साल के शुरू में इशू होते, साल के शुरू में इशू हुआ तो इंटरेस्ट क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। अगर मैं मान के चलूं कि डिबेंचर साल के आखिर में इशू हुए, पूरा साल तो 50%, 50,000 थे, साल के आखिर में 80 हो गए, इंटरेस्ट तो 50 पे देना पड़ेगा ना। तो थंब रूल है, अगर इशूड इन द बिगिनिंग, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग, इशूड इन द क्लोजिंग, इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग, रिडम्पशन इन द बिगिनिंग, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग, ठीक है, रिडम्पशन एट द एंड, इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग, मतलब उल्टे पे लग जाएगा इंटरेस्ट। ठीक, अब हमारे पास कोई क्लू नहीं है। आप क्या मान के चलिए हमेशा कि भाई ओपनिंग वैल्यू पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लगा के वो assumption दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग वैल्यू, assuming कि डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मुझे बताइए 50,000 का 10% कितना बनेगा, 15%, 7,500। यहाँ लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे नीचे, माइनस इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर, कितना, 7,500 ब्रैकेट में। फाइनेंसिंग आउटफ्लो हो गया, एवरीबडी ओके। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट भी तो है ना, यहाँ चले आए क्या, प्लस इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर। अब एक बात समझना, अब एक काम करना है मेरे साथ साथ, पहले हम ऑपरेटिंग में यहाँ और यहाँ लिखते थे ना, अब थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं आपको। वहां तो वैसे ही करेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग में थोड़ा मेरे लिए अब थोड़ा अंदर और आ जाइए, 75 मिनट यहाँ लिखिएगा। वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम इन और इन वैल्यू को भरेंगे, आउटर कॉलम पे सिर्फ तीन चीजें रखेंगे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग। इसे एक वैल्यू अंदर खिसका लिया हमने। अगर आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑपरेटिंग का, तो ये दोनों कॉलम भरिए। लेकिन अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपनी कैलकुलेशन एक स्टेप और अंदर खिसका लीजिए। हाँ, तीन, थोड़ी तीन की जरूरत नहीं है, कॉलम दो ही बनेंगे। अभी तुम्हें देखिएगा इसका यूज। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का ट्रीटमेंट समझ में आया। अच्छा, हुआ क्या, कुछ नहीं करा हमने, इसके इफेक्ट को नलीफाई करा है। ऊपर क्या कर दिया, जोड़ दिया, फाइनेंसिंग में जाके माइनस कर दिया। ऊपर क्यों एड बैक कर रहे थे, क्योंकि हमें बिफोर जाना था, बिफोर जाना था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, वो जाना था, क्योंकि हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके चलना था ना। और इंटरेस्ट की पेमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, इसलिए उसे एड बैक कर दिया। दैट इज द लॉजिक, पिछली क्लास में समझाया था मैंने। और आगे चलते हैं, खत्म हो गया इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट था तो दो जगह गया ना, एडजस्टमेंट था दो जगह गया। मेरे तुमने क्या इसकी कोई भी क्लास देखी है, क्या तुमने इसकी कोई भी क्लास देखी है, बोलिए। अगर ये होता तो मैं 80 पे लगा देता, ओपनिंग पे लगा के खत्म करी। हाँ, वैसे हम ये भी कर सकते हैं, जिस पर इंटरेस्ट कम लगेगा उस पे लगा लो, लेकिन अजम्पशन दीजिए ओपनिंग पे लगाइए, सेफ रहिए। अरे यार ओपनिंग पे लगाओ, सेफ रहो। चाहे ओपनिंग 80 दे रखा, चाहे 90 दे रखा, चाहे 1 लाख दे रखा, उस पे चलिए, आप अपना काम उस पे करिए। ओपनिंग पे लगाइए, छोड़ दीजिए। डाउट है तिवारी कोई, क्या समझ में नहीं आया? अभी हमने कौन सी पे लगाया,
तो तुम ओपनिंग पे लगाया, नोट लिख दीजिए इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग वैल्यू, जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, बस खत्म। और इसका दूसरा assumption बनता है क्या, कि डिबेंचर आर इशूड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं बोलूं डिबेंचर आर इशूड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फिर क्लोजिंग पे लगता है इंटरेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ऑनलाइन में इज दैट ओके देव, और या शिमल या बाकी लोग, सोनाक्षी समझ पाए क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट दोनों जगह? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा दोबारा से। लक्षित को, भविष्य को नहीं, एके, एके इज इन डार्क, भविष्य भी कंबल के अंदर बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है घट रही है? ट्रेड पेबल इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है? हाँ, बढ़ रही है तो प्लस। ट्रेड पेबल कितने रुपए से बढ़ रहा है? हाँ, 40,000। अगला आइटम बोलिए। अच्छा, अदर बढ़ रही है घट रही है? माइनस अदर करंट लायबिलिटीज कितने की? 8,000 की ब्रैकेट में रख दीजिए। अगला आइटम आइए क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब थोड़ा सा रुक जाओ। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। इसका मतलब परचेज किया, परचेज किया तो क्या होगा? नहीं नहीं, परचेज किया तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग यहाँ है, देखो ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव रखना, थोड़ा सा नीचे चल के माइनस। क्या? परचेज ऑफ क्या किया हमने, क्या खरीदा है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने का बढ़ा दिया, कितने का खरीद लिया बताइए? सी व्हाट इज द इंक्रीज? 1,57,000 ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब जान रहे हैं? आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब परचेज। इनफ्लो कब होगा? जब हम सेल करेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं, बढ़िए क्या लिखा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना? बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पैसा दिया तभी तो बढ़ा, आउटफ्लो हुआ। क्या बोलेंगे? नॉन करंट क्या इन्वेस्टमेंट्स, कितने रुपए का? 13,000। चलिए ये भी चला गया। देख रहे हैं, एक एक आइटम उठा के चल रहे हैं। हम ढूंढ नहीं रहे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग को पूरा करने के लिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री पे नहीं आओगे? हाँ, इन्वेंट्रीज पे नहीं आओगे पहले? 39 क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज नहीं दे रखा असेट्स में, पहले उसको करेंगे ना। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो गई? 56,000 बढ़ गई। इन्वेंट्री का बढ़ना क्या होता है? माइनस इन्वेंट्रीज कितने से? 56,000 से। डन। अगला आइटम पढ़िए क्या है? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? हाँ, घट रहे हैं तो अब यहाँ प्लस। ट्रेड रिसीवेबल्स 38,000। अगला आइटम बोलिए क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देंगे। ये तो वही फिगर है ना जिसमें इन तीनों के टोटल को जोड़ के क्लोजिंग निकालते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अभी नहीं टच करेंगे पहले। अब आपने देखा, सारे आइटम हो गए, सारे एडजस्टमेंट हो गए, सब कुछ हो गया पूरा हमारा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना रहा? 1,01,000 ही रहा, कुछ और तो जुड़ा नहीं, टैक्स वैक्स तो कुछ जुड़ा ही नहीं। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या इधर? 1,01,000। ये कितनी आई? 7,500। ये वैल्यू कितनी आई? नील। टोटल कितना हो गया? 1,08,500। ठीक है, इसका टोटल कितना हो गया? 78,000। इसका टोटल कितना हो गया? 64,000 ब्रैकेट में। अब जरा देखिए, 1,08,500 में 78 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 186,500 में से 64 चला गया। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 1,05,000। टैक्स क्या है? नील। टैक्स की वैल्यू नील है, तो फिर फाइनल वैल्यू कितनी बची? 125,500। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू है? क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे हो गया खत्म। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आया। जब हम सिंपल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो उसमें ज्यादा काम होता है। अब इधर आ जाइए, इसका टोटल करिए क्या आता है? पॉजिटिव है नेगेटिव? 170 ब्रैकेट में। और क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितने का? 170, ऐसे ब्रैकेट में।
ठीक है जी। इसका देखिए नीचे कितना आया, 70। पॉजिटिव है नेगेटिव? तो यहाँ लिखेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप देख रहे हैं आउटर कॉलम को मैंने, अच्छा ये जो आउटर कॉलम यहाँ आउटर कॉलम में डाल सर दीजिए इसको। 122,500 नहीं होना चाहिए? ये वाला, ये ऑपरेटिंग वाले में हाँ 122, क्योंकि 122,500 186 होना में चाहिए। हमने 64 माइनस किया। 125 किसने बोला? हाँ तुम तो, मैंने 125 लिखा था, एक्चुअल वैल्यू ये थी, ऑनलाइन में करेक्शन हो चुकी है। ऑफलाइन वाले भी बोलते हैं कि हाँ, हमने ठीक ही बताया था, आपने गलत लिखा। चलो ठीक है। अब इसका इसका और इसका तीनों का टोटल करिए, क्या वैल्यू आती है? व्हाट इज द वैल्यू? 122,500 और उसके बाद 122,500 और 72,500, 000, 5, 25। 195 और 170 कर दूंगा तो कितना बचेगा? 25,000 बचेगा। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, 25,000। और इसके लिए क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसे लिखूंगा, ड्यूरिंग द करंट। बताया था कि पैसे उड़ाने गई, पापा ने बोला ओपनिंग कितने उड़ाए, क्लोजिंग निकल आई। तो देखिए, अब जरा देखिए, ये तो पैसा क्या है, उसने उड़ाए नहीं, उसने कमाए। हाँ अच्छा, तो प्लस क्या कर दिया, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बताइए? 70,000। ये कितना आ गया टोटल? 95,000। क्या ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या नहीं है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो क्या किया, एक बच्चा पूछा ना रिकंसिलेशन क्या होता है, यही तो रिकंसिलेशन है। हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को किसके साथ रिकंसाइल करा? इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां से निकला? टोटल ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के साथ निकला। और वो किसके बराबर आया? क्लोजिंग के बराबर आया। योर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन। तो कैश ये विदाउट एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट वाली, वो भी देख ली। बिना विद एडजस्टमेंट भी कोई तूफान चीज नहीं है, आसान सी चीज है। एडजस्टमेंट अभी बताएंगे, अभी एडजस्टमेंट तो पढ़ा है नहीं ना अभी। अरे बहुत आसान है। हाँ, हमेशा विद एडजस्टमेंट आता है। एडजस्टमेंट में बिल्कुल क्लियर है, डेप्रिसिएशन का आएगा, टैक्स का आएगा, डिविडेंड का आएगा, बस ये इंटरेस्ट का। कोई बात नहीं। तो आपने देखा एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी बुक का, 39। क्या एक ये भविष्य देव लक्ष्य या शिमल या सोनाक्षी सब समझ में आए क्या करा हम लोगों ने? यस यस सर। यस कोई सर। नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 आप अपने आप करिए। क्वेश्चन नंबर 40 एक बार अपने आप करिए जरा। हाँ, 4040, 4040 वही स्ट्रक्चर, सब कुछ वैसे ही है। 4040 करेंगे फटाफट से। पहला आइटम शेयर कैपिटल, पहला आइटम है शेयर कैपिटल। एंड 6 लाख से 8 लाख हो गया, तो आई राइट हियर व्हाट, प्लस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिजर्व सरप्लस में नंबर 1, रिजर्व सरप्लस में क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन 40 लेके चल रहे हैं भाई, और पेज नंबर 1.84.109 लेके चल रहे हैं। द वैल्यू इज व्हाट, 4 लाख माइनस 3 लाख, कितना आ गया? 1 लाख आ गया। और आगे चलते हैं, बातें कम कर लें थोड़ा सा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख का 1 लाख, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू सेम है कुछ नहीं करना, बोलिए। हाँ, तब भी ये रखेंगे ना, और तो कुछ बनता ही नहीं है वो। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नंबर 2, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 50,000 से जीरो हो गई, मतलब आपने रिपे कर दी, है ना। माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 50,000 ब्रैकेट में,
और आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग चलेगी। ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी हो गई है? तो सुनो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को फाइनेंसिंग मांग के चलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को आप ये मत मान लेना करंट लायबिलिटी है, प्लीज नहीं। दो इट इज गिवन अंडर करंट लायबिलिटी, लेकिन बोरोइंग शब्द लिखा हुआ है, याद है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे फाइनेंसिंग मान के चलते हैं हम। कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड बैंक ओवरड्राफ्ट होते करंट लायबिलिटी के अंदर है, लेकिन ये फाइनेंसिंग वाले आइटम होते हैं। करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट मत कर देना इसको। सुना नहीं ना मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने, बताओ? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट होते ये करंट लायबिलिटी के अंदर है, और करंट लायबिलिटी ने ट्रीट करके इनको फाइनेंसिंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट लेके चलते हैं, वो बोला है। ठीक है, अगर आप, हाँ हाँ, ओब्लिगेशन तो हर करंट लायबिलिटी पे करने का होता है, लेकिन सुनो, तीन आइटम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग माने जाएंगे। बाकी करंट लायबिलिटी की तरह इंक्रीज डिक्रीज देखिए आप। हाँ कर तो दिया मैंने, माइनस होगा, कम हो रहा है, पेमेंट कर दी है, प्लस थोड़ी होगा। आगे चलते हैं, ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, तो यहाँ माइनस ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना कम हो गया बताइए? हाँ, 8,000 यहाँ रखा ब्रैकेट में। और आगे चले, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ गया, माइनस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना बढ़ गया बताइए? हाँ कितना बढ़ गया? 290, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 72,000 से, ब्रैकेट में रख दिया। और चलिए आगे नीचे, अब करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, वो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, छोड़ दीजिए। इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है, इन्वेंट्री की वैल्यू घट गई है, प्लस इन्वेंट्रीज की वैल्यू घट गई है। बोलिए कितना होगा इन्वेंट्री का मतलब? 6। हाई हेलो कहाँ से आ गया? क्या? मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, हाई हेलो नहीं पूछ रहा यार, कानों में तो आवाज जा रही है ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ वैल्यू को, यहाँ हेलो। 6,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स घट गए, ट्रेड रिसीवेबल घट गए, प्लस कितने से? 54,000, ये भी हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टच नहीं करेंगे, नीचे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी इसके अंदर। तो चलिए, वो फिगर तो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी हमारे पास यहाँ पर। ये वैल्यू नील है, ये वैल्यू भी नील है, टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 1 लाख ही रह गया। व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,14,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 8,000। टैक्स 60,000 होगा, सॉरी। अब टोटल कितना आया बताइए? 1,01,52। टैक्स तो नील है, तो कितना हो गया? 152। विल पुट दैट इन आउटर कॉलम, ऐसे हो गया। चलो इधर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ? 2,62,000 ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 3,62,000 ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना टोटल आया बताइए? क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 150। अब देखिए, 152 और 150, 3,02,000, और ये 362, तो कितना? 60,000 है ना? लेकिन नेगेटिव ब्रैकेट में, तो क्या लिखेंगे? नेट डिक्रीज इन, अरे नहीं भाई रुक जा, काहे का कैश फ्लो? नेट डिक्रीज इन कैश, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स
ड्यूरिंग द करंट ईयर प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट भी थे भाई। करंट इन्वेस्टमेंट बताइए, करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 1,34,000 इधर कॉलम में। और फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 70,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 2,04,000। इसका टोटल करूंगा तो कितनी आ जाएगी बताइए? 1,44,000। इधर आ जाइए, इधर इधर। क्लोजिंग कैश एंड कैश, बातें कम कर लें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तिवारी बातें कम कर लें। पीछे थोड़ा सा आवाज कम। करंट इन्वेस्टमेंट्स भाई, करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे क्लोजिंग? हाँ, 50,000 रुपए के। ठीक है। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 94,000। आप देख रहे हैं ये वैल्यू बराबर आ गई। दिस इज योर फुल फ्लेश क्वेश्चन। बोलिए। ये एक, दो और तीन का फाइनल टोटल। क्या बोला? आउटर कॉलम को कैसे यूज करना है? सिर्फ ऑपरेटिंग, सिर्फ इन्वेस्टिंग, सिर्फ फाइनेंसिंग, तीनों का टोटल करके करना है। तो आप देख रहे हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है रिलेटिवली सिंपल है एज कंपेयर टू अदर इंफॉर्मेशन। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ चलिए। चलो पेज नंबर 8, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्स्ट, फटाफट से उठा लीजिए पेज नंबर 8। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? प्लीज मुझे यस और नो बोलिए। Yes, sir. डिप्रिसिएशन है ना बीच के पेजेस पे। चलिए पांडे जी फोन रख लीजिए नीचे। देखिए, जब मैं आपसे बोलूंगा ऊपर ऐड करना है तो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले आइटम की बात करूंगा। जब मैं बोलूंगा नीचे, तो नीचे का मतलब क्या हो गया? नीचे अगर ऑपरेटिंग है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से टैक्स माइनस करते हैं तब की बात करूंगा। और अगर वो इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस करूंगा। और अगर वो फाइनेंसिंग वाला टैक्स है तो फाइनेंसिंग के अंदर माइनस करूंगा। ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट, वो जो तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं, ऊपर का मतलब वो होगा। आइए देखें, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,000, तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग के अंदर प्लस और ऑपरेटिंग के अंदर ही माइनस। ट्रीटमेंट खत्म। पर्पस ही तो वही है। मैंने क्या बताया था? टैक्स में तो कैंसिल आउट ही कर रहे हैं आप, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? ऐड 1,000 टू नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और डिडक्ट इनकम टैक्स पेड 1,000, कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2, अगर लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 1,000, कैपिटल गेन टैक्स पेड 2,000 और डिविडेंड टैक्स पेड 3,000, तो क्या करेंगे भाई? आ जाइए। पहले तीनों को, इनकम टैक्स को भी, कैपिटल गेन को भी और डिविडेंड को, तीनों को जोड़ देंगे। और इनकम टैक्स पेड को ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग वाले में से कैपिटल गेन माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग वाले से डिविडेंड टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है जी, ऑपरेटिंग वाला होता है। ठीक है भाई? नहीं, हम कौन से पेज पे? पेज नंबर 9 पे। ठीक है, अलर्ट है। पेज 3, एडवांस टैक्स पेड द ईयर 1,000 है। एक बार बोर्ड के 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया था एडवांस टैक्स, लोगों ने करंट असेट्स बोल के ट्रीट कर दिया। वाह वाह होगा। बात सही है, लेकिन क्या है कि कंपनी अपना टैक्स एडवांस में तो भरती है, इसलिए बात गलत हो। ठीक है, तो एडवांस टैक्स जो होगा ना, इट विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी टैक्स पेमेंट, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देखिए क्या इसका आंसर होना है? 1,000 कहाँ ऐड होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एडवांस टैक्स माइनस हो जाएगा,
कहाँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को निकालते समय। अब आया केस नंबर 4। यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जब आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग आ जाए, क्लोजिंग आ जाए, तब क्या करते हैं? जब प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए और टैक्स पेड या प्रोविजन मेड आ जाए, तब क्या करते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का इज अ पेमेंट ऑफ करंट ईयर, तो नीचे माइनस करना है उसको। मतलब प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर देना, माइनस करना है टैक्स पेड बोलकर, और करंट ईयर के प्रोविजन को क्या कर देना, ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय। बस इतना ट्रीटमेंट है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर है तो इंक्रीज डिक्रीज मत देखना। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इज अ पेमेंट, करंट ईयर का प्रोविजन ऐड ऊपर, तो करंट ईयर के प्रोविजन को ऊपर ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर को नीचे टैक्स पेड बोल के माइनस कर देंगे। रीजन, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इज मेड फॉर करंट ईयर टैक्स पेमेंट, हम मान के चलेंगे इस साल इसमें से पेमेंट होगी। हाँ, और जो इस साल की होगी अगले साल होगी। इस साल तो प्रोविजन मानेंगे ना उसको। इस साल प्रोविजन मतलब इस साल प्रॉफिट से क्या माइनस हुआ, प्रोविजन माइनस हुआ ना, एड बैक कर देंगे। और पिछले साल का जो टैक्स प्रोविजन था उसे टैक्स पेड बोल के माइनस कर देंगे। सिर्फ इतना करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, और प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट बोलकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए। अब आइए, आपके सामने फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है। तो भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इज बेसिकली एन एसेट साइड आइटम। पांडे जी, एसेट साइड का आइटम होता है, डेबिट साइड इंक्रीज, क्रेडिट साइड डिक्रीज। बोलो तो। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है ना, एसेट जैसा आइटम होता है। बढ़ जाए तो डेबिट कर देंगे, घट जाए तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है। बताता हूँ क्यों। देखिए क्यों। प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान से देखना जरा, ये लायबिलिटी साइड का आइटम। क्रेडिट साइड मतलब पॉजिटिव साइड बढ़ेगा, डेबिट साइड मतलब नेगेटिव साइड घटेगा। ये रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है, ये रुपीज है, ये पर्टिकुलर्स है। यहां लिखा जाएगा बैलेंस बीडी, ये है ओपनिंग बैलेंस। यहां लिखा जाएगा बैलेंस सीडी, ये है क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे करके। अब सुनो, प्रोविजन बढ़ता कब है, जब हम और प्रोविजन बनाएंगे। घटता का जब हम टैक्स की पेमेंट कर देंगे। तो अगर यहां लिखा जाएगा बैंक, इसका मतलब है क्या, टैक्स पेड, ये वाला फिगर। और अगर यहां लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू का कोई रोल नहीं है इसमें, ये ऊपर ऐड हो जाएगा और ये नीचे माइनस हो जाएगा। बस इतना करना है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जुड़ जाएगा और ये टैक्स पेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में माइनस हो जाएगा। इतना करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, इसके केसेस लेके देखते हैं। आपके नोट्स में पहला केस देखिए, सी द फर्स्ट केस। ठीक है, मुझे लगा कि सब समझ में आ गया तुम्हें। क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूँ कैसे आएगा। केस 5 पढ़िए। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन की 20,000, क्लोजिंग फिगर कितनी की, 30,000 की। देख पा रहे हैं। और क्या लिखा है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000। इनकम टैक्स पेड 5,000। आइए देखें जरा, व्हाट इज ओपनिंग फिगर, 20,000। व्हाट इज क्लोजिंग फिगर, कैन एनीबडी टेल मी। हाँ, 30,000। और क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या दिए रखा है, टैक्स पेड 5,000। तो 35,000 यहाँ, 35,000 यहाँ। भाई बैलेंसिंग फिगर क्या निकला है, बैलेंसिंग फिगर 15,000 क्या निकला। तो आपको ये वाली फिगर ऊपर ऐड करनी है, ये वाली फिगर नीचे माइनस करनी है। हाँ बस, समझ। ओपनिंग बैलेंस फीस 20,000 की थी, क्लोजिंग वैल्यू 30,000 की थी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, अकाउंट में डाल दिया, प्रोविजन मेड निकल आया। ऐसा करते हैं। ये फिगर कहाँ जाएगी, ऊपर ऐड, ये नीचे माइनस, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 5 इतना ही था। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह से आते हैं। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, मतलब ये आपकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। एग्जाम्पल 6 देखिए, अब आपके पास क्या हो रहा है, देखिए एग्जाम्पल 6।
इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, तीर तीर तरह के चला रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा। नंबर 6, फिर से आपके पास क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग फिगर 20,000, क्लोजिंग फिगर 30,000। अब की बार बोल रखा है इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स प्रोविजन मेड है। हाँ, तो अब आप देखिए, ये 20 है या 30 है, वो 20 है या 30 है, और क्या कर दिया, यहाँ देखिए फिगर। अब की बार क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये फिगर आपको दे रखी है 20,000। तो वैल्यू कितनी होगी, 50 है। 20 और 20 कितना हो गया, 40,000। कितना हो गया, 40,000। ये 30 है, तो टैक्स पेड कितना निकल आया, 10,000। बैलेंसिंग फिगर का इसका और इसका लेना देना है, ओपनिंग क्लोजिंग फिगर बेकार है। लेकिन अगर कुछ ना दे रखा हो, ओपनिंग सर क्लोजिंग फिगर दे रखी है, तो हाँ जी बोलिए। आपका बोर्ड बीच बीच में ब्लरी हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कोई बैठ के मूवी देख रहा है यहाँ। इधर देखिए, इधर इधर इधर। अब ठीक है ना, इज इट फाइन नाउ। यस सर। तो आपके पास दो फिगर निकल आई, 20,000 निकल आई, 10,000 निकल गई। दैट इज द ट्रीटमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं करना। डोरेमन सुन ले बेटा, मतलब एग्जाम में ना मुंह के बल गिरेगा, ठीक है। पहले बता चुका ना, पहले केस में ओपनिंग फिगर क्या कहलाती है, टैक्स पेड, क्लोजिंग फिगर प्रोविजन मेड, खत्म। इतना ही तो करते हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट केस, 7 केस देखिए भाई, आराम से थोड़ा। 7th केस देखिए आपके सामने, जो कि पेज नंबर 8 और पेज नंबर 8 के लास्ट में, पेज नंबर 9 के बिगिनिंग में दे रखा है। अरे बुक में नहीं है भाई, उधर देख लो तुम थोड़ा सा। आई सैल्यूट योर डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज। पता है क्या हो रहा है, देखो अभी अभी ये हो रहा है कि ये नहीं पढ़ाई कर रहा, और फिर बाद में कहेगा एक्स्ट्रा बैठ के, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं करना चाहता हूँ, जबकि टाइम अभी करने का भी नहीं करेगा उसको। तो ये तो ऑनलाइन है, वरना मैं ऐसा डायलॉग मारता ना, सब पानी पानी हो जाते हैं अभी। प्रॉफिट फॉर टैक्स कितना है आपके पास, प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000 है। स्टेटमेंट ऑफ, मैंने कहा ना बेटा, अगला पिछला, हाँ दोनों पेजेस को देख के चलिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000, यानी कि करंट ईयर का प्रोविजन कितना, 90,000। अब आप देखिए, आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, प्रीवियस ईयर का 90,000, करंट ईयर का दे रखा है, दिस इन्फॉर्मेशन इज फाइन। और रिफंड ऑफ टैक्स 5,000 भी दे रखा है, 7,000 भी दे रखा है, मतलब पिछले साल रिफंड आया था 5,000, इस साल आया 7,000 का। अब मुझे ये बताइए कि हम जब रिफंड ऑफ टैक्स लिखेंगे, तो ओपनिंग वाले को जोड़ देंगे, ओपनिंग वाले को माइनस करेंगे, और क्लोजिंग वाले को प्लस कर देंगे, काम खत्म, है ना। गलत, ऐसा नहीं होगा। रिफंड ऑफ टैक्स इस साल का कौन सा मानेंगे आप, रिफंड ऑफ टैक्स, करंट ईयर का रिफंड ऑफ टैक्स इसको लेके चलेंगे, 5,000 को या 7,000 को, नहीं, करंट ईयर का रिफंड है 7,000। समझिए बेटा, 80,000 का पेमेंट था, 80,000 का पेमेंट में से रिफंड कौन सा आया होगा, 7,000 आया होगा या 5,000 आया होगा, बताइए। 7,000 आया होगा। 5,000 तो पिछले साल का रिफंड है। हाँ, और रिफंड जो है करंट ईयर का लेके चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे, ठीक है। तो जरा समझिए, तो समझिए, अब समझिए। प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000 ऊपर जोड़ा, टैक्स पेड 80,000 ऊपर नीचे माइनस किया, रिफंड ऑफ टैक्स 7,000 डिडक्ट किया, और नीचे नेट ऑफ रिफंड कितना है, 80 माइनस 7। तो आपने टोटल कितना पे करना है, 73,000 पे करना है। भाई 80,000 की पेमेंट करनी थी, 7,000 का रिफंड आ गया, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 73,000 की। इतना बनना था। दैट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स इतना ही था बस। बाकी डिविडेंड है ना, उसको करते हैं अभी। अरे अभी हो जाएगा यार थोड़ा। सिर्फ 3 केस है, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे। अच्छा चलो, एक दो केस देख लो, कोई बात नहीं, आसान से हैं, आ जाएंगे समझ में। देखो तो सही, डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर दे रखा 3,000। क्या करेंगे, ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाके जोड़ देंगे, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, क्योंकि डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। हाँ, वहां से माइनस करेंगे, आसान था। डिविडेंड पेड ऊपर प्लस, और नीचे माइनस, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखें जरा। शेयर कैपिटल आपके पास कितनी, इक्विटी शेयर्स की 5 लाख और 8 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर 2 लाख और 3 लाख, कह रहे डिविडेंड पेड इज 80,000। तो जरा सोचो, अब जरा देखिए, इक्विटी शेयर 5 से 8 हो गया तो क्या हो गया,
फाइनेंसिंग का इनफ्लो, एवरीबडी इज ओके। प्रेफरेंस शेयर 2 से 3 हो गया, क्या हो गया? फाइनेंसिंग का इनफ्लो, ये भी ठीक है। कह रहा डिविडेंड पेड 80,000 है। बेटा जब डिविडेंड पेड 80,000 बोल रहा है तो ये इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिला के है। तो डिविडेंड पेड अगर बोला है तो ऑपरेटिंग में जाके इसे ऐड बैक करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोलकर। पेमेंट तो गई थी ना, याद है? कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में डिविडेंड ऐड करते हैं, वहां ऐड करेंगे ऊपर जाके, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, ट्रीटमेंट खत्म। भाई प्रपोज डिविडेंड अगर आपके पास है, डिविडेंड पेड 80,000 दे रखा है, तो पहले प्रपोज होगा तभी तो पे हुआ होगा। तो ऊपर प्रपोज डिविडेंड वाली जगह पे जोड़ देंगे और फाइनेंसिंग से इसे माइनस कर देंगे। इफेक्ट इनका नलीफाई करना होता है हमें बेसिकली। हाँ तो क्योंकि फाइनेंसिंग में बढ़ तो रहे हैं वो भी। भाई अगर इक्विटी बढ़ रही है तो दिखाएंगे, इक्विटी घट रही है तो दिखाएंगे, प्रेफरेंस बढ़ रही है तो दिखाएंगे, घट रही है तो दिखाएंगे, वो तो दिखेगा। उसके साथ साथ डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट आ जाएगा। हो गया केस 2। कितना आसान था। हलवा छाप। अच्छा ये बताओ, तुमने ना अभी डोलो डोलो खाई है, तुम डोल रही हो अभी? अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, आई एम मॉडर्नाइज्ड। दोबारा बोलिए। क्या आपको इक्विटी की वैल्यू बढ़ना समझ में आया? तो कहाँ दिखाया? फाइनेंसिंग का इनफ्लो। प्रेफरेंस की वैल्यू बढ़ना समझ में आया? फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अच्छा प्रेफरेंस पर डिविडेंड लगना चाहिए था, नहीं लगाया क्योंकि डिविडेंड एज ए होल दे रखा है, इक्विटी प्रेफरेंस मिला के है। ठीक है, तो 80,000 ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जुड़ा और 80,000 फाइनेंस से माइनस किया, इल्लेपो खत्म। दैट इज अ, और तो सोल्यूशन लिखा हुआ है ना। मेरे नोट्स को देख के पढ़ने की इसलिए मन नहीं करता, बहुत कुछ लगता है, इतना इतना लेकिन अगर मैं इनका साइज बड़ा करूं, एक एक पेज में डालूं, तो 20-25 पेज में चले जाएंगे। हाँ ठीक है। चलो अगला केस देखिए, अगला केस। ठीक है, अगला केस भी बिल्कुल बिल्कुल मतलब आसान है। सबसे पहले देखिए, इक्विटी 7 से 11 लाख हो गया, फाइनेंसिंग का इनफ्लो 4 लाख चला गया, इंटरिम डिविडेंड 18,000, तो क्या करेंगे? ऊपर ऐड और नीचे माइनस कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है भाई इंटरिम डिविडेंड में, ये भी आराम से हो गया। अब नीचे कंडीशन दे रखी है आपके पास कि प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का और प्रपोज डिविडेंड इस साल का, पिछले साल वाले को कंसिडर करना है, इस साल वाले प्रपोज डिविडेंड को भूल जाइए, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का कितना है? 8,000। 8,000 को क्या किया? प्लस ऊपर और नीचे माइनस, खत्म। बेटा 18 तो इंटरिम है ना, इंटरिम तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस होती है, इस रिस्पेक्टिव ऑफ अप्रूवल वाली बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। और नीचे नीचे नोट भी दे रखा है, सुनो। इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बताया था ना इंटरिम डिविडेंड में, तुम्हें बताया था तिवारी जी, इंटरिम डिविडेंड में तुम और तुम्हारी धर्मपत्नी चट मंगनी पट ब्याह वाला पॉइंट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बुरी चीजें भूल जानी चाहिए। अरे सुनो पांडे सुनो, इंटरिम डिविडेंड जो है उसको मानते हैं प्रपोज इन करंट ईयर, प्रपोज इन पेड ईयर, तो ऊपर जुड़ा नीचे माइनस। और जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का था, इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल कंटीजेंट लायबिलिटी, इसलिए कैश फ्लो में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका? ट्रीटमेंट कौन सा हो गया? केस 3। केस 4 है, नन्ना सा केस है, बहुत छोटा सा। एनुअल जनरल मीटिंग। सिर्फ 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे से, छोटे से। फ्लो में चला जाएगा, प्लीज देख लीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, मॉडर्नेट इज नॉट सिविलाइज टुडे, देख लीजिए। मैं कुछ करा थोड़ी ना, सिर्फ समझा ही रहा हूँ, देखो हल्की सी चीज है। अब आप देखिए, इक्विटी शेयर 5 से 8 लाख हो गए। केस नंबर देखिए, केस नंबर 4, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। 5 से 8 हो गया, तो क्या कर दिया? फाइनेंसिंग का इनफ्लो। प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब आपको बोला गया है कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 6% है, तो अगर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 6% है, तो प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अब उससे पहले देखिए आप, न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022, क्लोजिंग वैल्यू पर डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इक्विटी डिविडेंड 6%, 48,000 आया। इक्विटी डिविडेंड 8 लाख का 6% कितना है? 48,000। ऊपर ऐड और नीचे माइनस, खत्म।
अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आया? 36,000, ऊपर ऐड और नीचे माइनस, खत्म ये भी। ठीक है, क्या चीज बेटा? भाई 12% तो 12% हो गया, और इक्विटी पे 6% दे रखा है क्वेश्चन में। इक्विटी पे 6% दे नहीं रखा, तो 6 को 80 से मल्टीप्लाई करा, निकल आया। और जो इंक्रीज हुई थी उनको अलग से दिखा दिया। केस नंबर 4, बेटा देख ले बेटा, मैं बता रहा हूँ, बाद में बहुत पछताएगा। केस 5 है कंक्लूडिंग केस, सिंपल। देखो, इक्विटी शेयर 5 से 8 लाख बढ़ा तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो, प्रेफरेंस शेयर 2 से 3 लाख बना, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। न्यू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर साल के आखिर में इश्यू हुए, तो कौन से लगेंगे? ओपनिंग वैल्यू पे लगेंगे। अच्छा, डिविडेंड पेड 90,000 है, तो ओपनिंग क्लोजिंग सब भूल जाइए। डिविडेंड ऊपर प्लस और नीचे माइनस, काम खत्म। और इंटरिम डिविडेंड ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इसका भी काम खत्म। एंड हेंस योर ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इज, मैंने कब बोला था? सिंपल, देखिए, देखो तो सही दोबारा से। ठीक है, अब आप इलस्ट्रेशन से फाइनेंसिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग वाले अभी मत करना, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं समझाया, मेरे नाखून बढ़ चुके हैं। इज इट ओके? ऑनलाइन में अगली क्लास में मैं आपके सामने सबसे पहले सिर्फ आधा घंटा लगता है, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन सिखाएंगे, और उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट्स, एंड देन यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। नहीं तो आपकी तरफ से तो प्रैक्टिस से होगा ना बेटा। इज इट ओके? इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार, और फिर फाइनेंसिंग के सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो हो जाएंगे आपसे आराम से। इज इट ओके? इधर अर्नब बोले, देव पी, लक्ष्य, शिमल एंड सोनाक्षी, यस सर। तो बिल्कुल जरूर से ट्राई करेंगे इसको, ये आराम से हो जाएंगे। सो आज की क्लास यहीं पर करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।